हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे जनवरी महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में जनवरी महीने के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस लेक्चर में कलेक्ट किया है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है हमें, हाल ही में किस दिन को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। यहाँ बच्चों आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी या फिर 27 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 जनवरी। 28 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा गोपनीयता का मतलब क्या है? यानी कि जो भी आपका डेटा है, गोपनीयता का मतलब प्राइवेसी, कि डेटा की कैसे हमें प्राइवेसी रखनी है। डेटा आपका कोई भी हो सकता है, ये तो कंप्यूटर का जैसे डेटा हो गया, लैपटॉप का डेटा हो गया, मोबाइल का डेटा हो गया, जो भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, उन पे भी जो आपका डेटा है। तो इस दिवस को जो मनाने का पर्पस है, वो लोगों को अपने डेटा की प्राइवेसी के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। तो बच्चों यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या फिर ओडिशा। तो हमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस राज्य को 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल में क्या किया है? पश्चिम बंगाल राज्य को 1000 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। और ये जो रुपए हैं, इनको देने का जो पर्पस है वो क्या है, कि जो भी गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा की सेवाएं पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने जो पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, इसका जो पर्पस है वो क्या है? जो गरीब, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाना है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बैंक, तो जैसे यहाँ पे आया है, आ रही है बात वर्ल्ड बैंक की, तो बच्चों वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कि जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, जो कि आपका क्या है? अमेरिका की राजधानी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हाल ही में असम राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किससे सम्मानित किया है। यहाँ बच्चों आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, घनश्याम दास बिरला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रतन टाटा। रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे केंद्र सरकार की ओर से आप जो नागरिक सम्मान है वो पद्म दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार में जैसे सबसे बड़ा क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, दूसरा पद्म भूषण होता है, इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो होता है आपका पद्मश्री। तो ये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं नागरिक सम्मान।
इसी प्रकार असम राज्य में भी जो नागरिक सम्मान दिए जाते हैं इनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया असम वैभव। इसके बाद जो दूसरा है वो है आपका असम सौरभ, और जो तीसरा है उसका नाम क्या है, असम गौरव। ठीक है, तो इस प्रकार से असम राज्य के भी 3 नागरिक पुरस्कार हैं, 3 नागरिक सम्मान है, और इनमें भी जो सबसे बड़ा सम्मान है उसका नाम क्या है, असम वैभव। और इस साल असम वैभव जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है, रतन टाटा। रतन टाटा ये कौन है, ये टाटा ग्रुप के हेड है। ठीक है, जो टाटा ग्रुप है यानी कि टाटा समूह, उसके ये कौन है, हेड यानी अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, हाल ही में मिया मोटली किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले मिया मोटली जो है, हमें बताना है किस देश में दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों आपके। पहला आपका निकारागुआ, दूसरा है ग्वाटेमाला, तीसरा दिया गया है बारबाडोस, और चौथा है आपका ऑप्शन हैती। ठीक है, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारबाडोस। तो बारबाडोस देश के दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, मिया मोटली। ठीक है, अब देखिए बारबाडोस जो कंट्री है ये बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जो कैरेबियाई देश हैं उनमें यह स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बारबाडोस की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रिज टाउन। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हैतम अल घिस को किसका महासचिव नियुक्त किया गया है। हमें बताना है जो हैतम अल घिस हैं इनको किसका महासचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ आपके बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओएनजीसी, ओ ओपीईसी यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं ओपेक, डब्ल्यूएमओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका ओपेक, यानी कि हैतम अल घिस को ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। ओपेक क्या है आपको पता होगा, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, तो ओपेक का जो महासचिव है इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है, हैतम अल घिस, ये आपको याद रखना है। और जैसे हम बात करें ओपेक के हेडक्वार्टर की, तो बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका वियना में स्थित है। वियना जो कि क्या है, ऑस्ट्रिया, कंट्री का नाम ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रिया, यूरोप महाद्वीप का एक देश है ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी है वियना, जहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। हमें बताना है कि इस साल 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है कौन से नंबर का है। तो यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन है, 74, 75, 72 या फिर 73। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 73वां। देखिए 26 जनवरी 2022 को जो भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया है वो कौन से नंबर का है, 73वां। और आप सभी जानते हैं कि हम गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में क्या किया गया था, हमारे संविधान को, जो भारतीय संविधान है उसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और 1950 में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो इस प्रकार से यदि हम ऐड करें तो इस साल जो 2022 में आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का है? 73वें नंबर का। क्लियर है? और यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा जो भारतीय संविधान ये बनकर कब तैयार हो गया था, तो इसी से ठीक 2 महीने पहले ये बन करके तैयार हो गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको लागू पूरी तरीके से कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया है? यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हरियाणा, तीसरा दिया गया है लेह लद्दाख और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो हमें बताना है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये क्या है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, और ऐसा जिला सुशासन सूचकांक को लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, या फिर राज्यों में भी बात करें तो सबसे पहला जो सूचकांक है ये किसमें लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब देखिए जो जिला सुशासन सूचकांक है इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है बच्चों वो किया है हमारी गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, इस सुशासन को लॉन्च किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के इस सूचकांक में जो शीर्ष 5 जिले हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर। क्लियर है? तो जिला सुशासन सूचकांक में जम्मू कश्मीर के शीर्ष जो 5 जिले हैं उनमें जो उनका जो शीर्ष 5 में स्थान रखने वाले जो जिले हैं उनका नाम क्या है? जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिवस को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित किया है? यानी कि हमें बताना है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 14 जनवरी, 15, 16 या फिर 13 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में किस तारीख को चुना गया है? 16 जनवरी को। 16 जनवरी। और अभी मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक में बताया भी था कि 10 से 16 जनवरी तक के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह आयोजित किया गया था, जो कि इस साल पहली बार, अभी तक का पहली बार ये मनाया गया था। और इसीलिए इसकी जो शुरुआत है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की वो कब से की गई है? इसी साल से, यानी कि 16 जनवरी 2022 से। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार मनाया गया है कब? 16 जनवरी 2022 को। और राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह यदि आपसे पूछा जाए तो ये कब से कब तक के लिए आयोजित किया गया था? 10 से 16 जनवरी तक के लिए। ठीक है, 10 से 16 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह आयोजित किया गया था। इस सप्ताह को जो मनाने का पर्पस है वो क्या है कि जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, उनके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सप्ताह को आयोजित किया गया था। और केंद्र सरकार की ओर से जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आजादी को पूरे 75 साल हो चुके हैं, तो इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। इसी उपलक्ष्य में इस सप्ताह का आयोजन किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमें बताना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह या फिर अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। और हमसे पूछा जाए कि अश्विनी वैष्णव ये कौन है, तो ये कौन है, ये वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट में हम इनको क्या कह सकते हैं, आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। क्लियर है। देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो इसको, इस मिशन को जो लॉन्च करने का पर्पस है वो क्या है कि जो भी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी है, देखिए सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं, ये आपके जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम आदि चीजों से मिलके बनता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी को केंद्र सरकार की ओर से 76,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और इन रुपयों को जो आवंटित करने का पर्पस है वो क्या है कि जो भारत में सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा भारत में ही क्या कर सके, सेमीकंडक्टर को निर्माण कर सके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, 4 नई जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, तो किस राज्य में किया है हमें बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका पंजाब, दूसरा दिया है उत्तराखंड, तीसरा दिया गया है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में 4 नई जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जो कि किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इन परियोजनाओं की जो लागत है वो कितनी है, वो है लगभग 11,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है। हमें बताना है कि किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, पहला आपका पंजाब, दूसरा दिया है उड़ीसा, तीसरा दिया गया है आंध्र प्रदेश और चौथा है आपका बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है, उड़ीसा राज्य के साथ। और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1961 में। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसमें क्या है, छोटे किसानों को खाद्य की सुरक्षा, खाद्य की सुरक्षा यानी कि जो खाने की चीजें हैं उनको, यानी कि जो अनाज है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए, इस बारे में छोटे जो किसान है उनको जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, ताकि उनकी जो इनकम है और जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी किसानों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। तो हमें बताना है बच्चों कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसमें भारत की पोजीशन क्या रही है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 84वां, 80वां, 85वां या फिर 88वां। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 85वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या रही है, 85th या फिर कह सकते हैं 85वां। ठीक है,
देखिए जितने भी बच्चों सूचकांक आते हैं हर साल, तो इनको आपको विशेष करके गौर रखना है, इन पे नजर रखनी है, क्योंकि सूचकांक से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और एक तो सूचकांक में भारत की पोजीशन क्या रही है, ठीक है, इसके साथ साथ जो भी कंपनी या फिर जो भी एजेंसी इन सूचकांक को निकालती है उन पे भी आपको ध्यान रखना है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जो इस सूचकांक को जो जारी किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। देखिए बच्चों, यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है। देखिए आपके ऑप्शन है 83, 86, 90 या फिर 87वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 83वां। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कितना है, 83वां। और इससे पहले जो सूचकांक जारी किया गया था यानी कि 2021 में भारत की स्थिति क्या थी, 90। ठीक है, 90th स्थिति थी, 90वें नंबर पे था। और 7 अंक की उछाल के साथ इस बार जो भारत का इस सूचकांक में स्थान रहा है बच्चों वो कितना रहा है, 83वां। और इसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ इसमें जो स्थान हासिल किया है बच्चों वो किसने किया, सिंगापुर और जापान ने। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, शीर्ष स्थान हासिल करने वाले इस सूचकांक में जो देश हैं वो कौन है, सिंगापुर और जापान। और मैंने आपको बताया था कि इस सूचकांक को जारी करने का जो पर्पस है उससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अडानी समूह ने स्टील मिल को विकसित करने के लिए पोस्को के साथ समझौता किया है। तो हमें बताना है कि यह इस्पात निर्माता कंपनी किस देश की है। देखिए बच्चों, पोस्को ये क्या है, एक इस्पात निर्माता कंपनी। इस्पात का मतलब क्या होता है, स्टील। इस्पात का मतलब क्या है, स्टील। और अडानी समूह ने स्टील मिल को विकसित करने के लिए पोस्को के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो बच्चों हमें ये पूछा गया है कि जो पोस्को है ये किस देश की कंपनी है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उत्तर कोरिया, दूसरा है रशिया, तीसरा दिया गया है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कंपनी है जिसका नाम क्या है, पोस्को। इसके साथ किसने समझौता किया है, अडानी समूह ने। ठीक है, दक्षिण कोरिया की बात आ रही है बच्चों, तो दक्षिण कोरिया ये क्या है, ये आपका जो कंट्री है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यदि हमसे पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो बच्चों उसका आंसर हो जाएगा क्या, सियोल। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है। हर साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो हमसे पूछा गया है कि इस साल कितने बच्चों को यह दिया जाएगा। तो यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 25, 29, 27 या फिर 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे आपका हो जाएगा कला, ठीक है, नवाचार, या कह सकते हैं बहादुरी। तो इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इस पुरस्कार को, यानी कि इन क्षेत्रों में जो भी बच्चे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उसके तहत क्या किया जाता है, इस पुरस्कार के लिए बच्चों को नामित किया जाता है। तो पुरस्कार का नाम क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि इस साल कितने बच्चों को दिया गया है, कुल 29 बच्चों को दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो हमें बच्चों बताना है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण बच्चों जिसने किया है, उनका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, जो कि कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को। ठीक है। और 23 जनवरी को क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष चंद्र बोस जयंती को क्या किया गया है? 23 जनवरी को किस दिवस के नाम से जाने जाने लगा है? पराक्रम दिवस के नाम से। और 23 जनवरी को यानी कि सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस जो नाम दिया गया है, ये कब से दिया गया है? तो 23 जनवरी 2021 को। ठीक है। 2021 से ये घोषणा की गई थी कि 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करने वाला देश नामित हुआ है? तो यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा दिया गया है जापान, चौथा है आपका रशिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की जो मेजबानी करने वाला देश है वो कौन है? भारत है। AFC ये क्या है? इसका मतलब है, इसका वो जो फुल फॉर्म है बच्चों वो क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन। क्लियर है? AFC का फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। और AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करने वाला देश कौन है? भारत। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस देश की नई राजधानी घोषित की गई है? तो बच्चों अभी जो एक कंट्री है जिसकी नई राजधानी घोषित कर दी गई है, तो हमें बताना है वो देश कौन सा है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी थी वो क्या थी? जकार्ता, अभी तक। ठीक है। और जो नई राजधानी बना दी गई है जकार्ता की जगह, उसका नाम क्या है? नुसंतारा। तो ये क्या है? इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुसंतारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन की शुरुआत की गई है? हमें बताना है किस राज्य की सरकार के द्वारा रोजगार मिशन को शुरू किया गया है। यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका असम, दूसरा दिया है झारखंड, तीसरा दिया गया है बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या किया है? रोजगार मिशन की शुरुआत की है। रोजगार मिशन का जो पर्पस है वो क्या है कि 5 साल में लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाना है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रोजगार मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन को जो लागू करने का पर्पस है वो क्या है कि 5 साल में 15 लाख रोजगार को क्या करना है? रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इनफिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार यातायात के लिए खोला गया है। तो हमें बताना है कि जो इनफिनिटी ब्रिज है ये आपका किस देश में स्थित है। ठीक है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका ईरान, दूसरा दिया है मिस्र, तीसरा दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात
या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सऊदी अरब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, या फिर हम इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूएई। क्लियर है। इन्फिनिटी ब्रिज नाम, जो ब्रिज है, ब्रिज का जो नाम है बच्चों वो क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कुछ इस प्रकार का शेप होता है, ये आपका मैथ्स में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, मैथ्स में इस सिंबल का यूज किया जाता है। तो इन्फिनिटी का जो शेप है वो इस तरीके से होता है, और इस ब्रिज को जो बनाया गया ना वो किस इसी प्रकार की कुछ आकृति दी गई है, इसीलिए इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है, इन्फिनिटी ब्रिज। और ये कहाँ पर है, आपका संयुक्त अरब अमीरात। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात आ रही है तो बच्चों ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित कंट्री है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अबू धाबी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात, या इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूएई, की राजधानी क्या है, अबू धाबी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो हमें बच्चों बताना है कि ग्राफीन इनोवेशन सेंटर को स्थापित करने की मंजूरी जो दी गई है तो भारत के किस राज्य में दी गई है, और ये जो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है ये भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर खोला जाएगा, और इस सेंटर को जो स्थापित करने की मंजूरी है दी है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, जिसके वर्तमान में अभी मंत्री कौन है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, उनका नाम क्या है, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर भारत के केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। ग्राफीन ये क्या है, ग्राफीन एक क्या होती है, धातु होती है, ठीक है, जो कि कार्बन का ही एक अपर रूप माना गया है, और कहा जाता है ये दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा मजबूत धातु है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मजबूत धातु है, और ये कैसी होती है, पारदर्शी धातु होती है। ठीक है, तो इस धातु का हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा निर्माण करेंगे, इसके लिए इस इनोवेशन सेंटर को खोला गया है जो कि भारत के केरल राज्य में खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की गई है। तो हमें बताना है कि इस जो शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत है, स्थापना है, वो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो बच्चों यहाँ आपके चार ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आप आसानी से समझ भी रहे होंगे कि रक्षा पेंशन की बात हो रही है, तो रक्षा मंत्रालय ने ही इस पोर्टल की स्थापना की होगी, और इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, रक्षा मंत्रालय। क्लियर है। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, इसकी जो स्थापना करने का पर्पस है कि जो भी आपके रक्षा कर्मी होते हैं, रक्षा कर्मी जैसे कि आर्मी है, नेवी है, जो भी सेना से संबंधित है, और उनसे जुड़े परिवारों को जो भी पेंशन प्रोवाइड की जाती है, तो उस पेंशन से संबंधित कोई भी शिकायत है या कोई भी परेशानी है तो उसका जो निवारण है, उसके निवारण के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो कि किस मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, और रक्षा मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री है बच्चों उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह। क्लियर है, तो रक्षा मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री है उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब किसने हासिल किया है। ठीक है, हासिल करने वाली पहली जो भारतीय है वो कौन है, ये हमें बताना है। यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, नवजीत कौर, सविता पुनिया, तस्नीम मीर, या फिर साइना नेहवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तस्नीम मीर। तस्नीम मीर को यह खिताब मिला है, और इस खिताब को हासिल करने वाली इस प्रकार ये कौन हो जाएंगी, पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। BWF बच्चों यहाँ पे आ रहा है, तो BWF क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है,
BWF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हमें बताना है कि जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ ने 19 जनवरी 2022 को कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 14वां, 15वां, 16वां या फिर 17वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17वां। ठीक है, 17वां स्थापना दिवस मनाया एनडीआरएफ ने। तो इस प्रकार से यदि हम जाने कि एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी पहली बार, तो बच्चों इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी सन 2006 में। ठीक है, एनडीआरएफ ये क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ये है आपका एनडीआरएफ का फुल फॉर्म, जो कि किससे संबंधित है? जो भी आपदा प्रबंधन जो सेना है, आपदा प्रबंधन, आपदा जैसी कोई भी आपका प्राकृतिक आपदा है, जैसे आपका भूकंप है, बाढ़ है, तो इनसे जो ग्रसित लोग होते हैं उनके बचाव के लिए क्या किया गया है? एनडीआरएफ को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 19 जनवरी 2006 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन का खिताब किसने हासिल किया है? हमें बच्चों बताना है कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन का खिताब हासिल इस साल किसने किया है? तो आपके चार ऑप्शन है, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी या फिर पीवी सिंधु। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन में। ठीक है, लक्ष्य सेन ने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन का खिताब हासिल किया है। और ये जो प्रतियोगिता है ये किस गेम की है? तो ये बच्चों आपकी बैडमिंटन की। ठीक है, बैडमिंटन खेल की प्रतियोगिता है, यूनिक सनराइज इंडिया ओपन का जो खिताब है इस साल किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में AEPC, जिसको हम क्या कहते हैं? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी कि AEPC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं ये हमें बताना है। यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, शंकर प्रसाद मौर्य, रवि गोयनका, नरेंद्र कुमार गोयनका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र कुमार गोयनका। ठीक है, नरेंद्र कुमार गोयनका को AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। AEPC जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? परिधान ठीक है, अपैरल को हिंदी में क्या कहा गया है? परिधान। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? निर्यात। ठीक है, प्रमोशन इसका मतलब होता है संवर्धन, और काउंसिल का मतलब है क्या? परिषद। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि AEPC का फुल फॉर्म क्या है? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या फिर हिंदी में हम क्या कहेंगे? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। परिधान इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? परिधान का अर्थ होता है कपड़ा। क्लियर है? परिधान का अर्थ क्या होता है? कपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर कितने नए जिलों का निर्माण किया गया है? तो बच्चों हमें बताना है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में कितने नए जिलों का निर्माण किया गया है। यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 13, 14, 15 या फिर 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13। तो आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों को निर्माण कर दिया गया है। देखिए अभी तक जो आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या थी वो थी 13। ठीक है, और इन्हीं से 13 और नए जिले बना दिए गए हैं। तो इन दोनों को टोटल मिला करके यदि ये पूछा जाए कि आपसे आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो वो हो गई आपकी 26। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश जो है आपका ये क्या है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, जो कि कब बना था? 1953 में। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1 नवंबर
1956 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो जिलों की संख्या है तो वो कितनी हो जाएगी, टोटल 26 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने पीएम मोदी 5 फरवरी 2022 को भारत के किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। तो बच्चों हमें बताना है कि ये जो मूर्ति है ये भारत के किस शहर में बनाई गई है। यहाँ के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति को बनाया गया है, ठीक है। रामानुजाचार्य बच्चों ये कौन थे, ये हिंदू शास्त्र के, जो हिंदू आपके धर्म ग्रंथ होते हैं उनके सबसे बड़े ज्ञाता थे, ठीक है। हिंदू धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे और इन्हें चारों वेदों का ज्ञाता भी कहा जाता था। 4 वेदों का ज्ञाता भी कहा जाता था, ठीक है। तो इनकी मूर्ति जो बनाई गई है भारत के किस शहर में बनाई गई है, हैदराबाद में, जिसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 216 फुट, ठीक है। 216 फुट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो बच्चों हर साल पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार की ओर से। तो इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो बच्चों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा करने वाला जो मंत्रालय है बच्चों वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह मंत्रालय। हर साल पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा करता है वो कौन करता है, गृह मंत्रालय। और इन पुरस्कारों को प्रदान कौन करता है, यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है। तो बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है, गृह मंत्रालय, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। अभी मैंने आपको बताया, पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो पद्म पुरस्कार है उनकी जो घोषणा है वो कौन सा मंत्रालय करता है। तो उसका आंसर क्या था, गृह मंत्रालय। देखिए पद्म पुरस्कार जो है इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका पद्म विभूषण। ये भी मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है जब हम असम वैभव पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे थे। तो पद्म पुरस्कार जो है आपका 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका पद्म विभूषण है, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है आपका पद्म श्री, ठीक है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो क्या है, पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे आता है आपका पद्म भूषण और तीसरा नंबर पे आता है पद्म श्री। तो 2022 में जो पद्म विभूषण है वो कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, 17 लोगों को, 4 या फिर 15 या फिर 6 लोगों को। तो पद्म विभूषण 2022 में कुल 4 लोगों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल विपिन रावत, श्री राधेश्याम खेमका, श्री कल्याण सिंह या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए पद्म विभूषण इस साल कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को। तो जनरल विपिन रावत, श्री राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह, इन तीनों लोगों को ही पद्म विभूषण इस साल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए ये तो यहाँ पे कुल कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। जो चौथी पर्सन है उनका नाम क्या है, प्रभा अत्रे, ठीक है। प्रभा अत्रे को भी 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले जो कुल 4 व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, प्रभा अत्रे, जनरल विपिन रावत, श्री राधेश्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह। और ये जो 3 व्यक्ति हैं इनको पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया जा रहा है, ठीक है। जनरल विपिन रावत ये कौन थे, ये भारत के पहले CDS थे, ठीक है।
जिनका अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण निधन हो गया था। श्री राधेश्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह ये कौन है? यूपी के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और श्री राधेश्याम खेमका ये कौन है? ये गीता प्रेस, जो गीता प्रेस है, गीता प्रेस ये क्या है? जो भी आपके हिंदू ग्रंथ होते हैं उनको छापने वाली ये क्या है? सबसे बड़ी प्रेस है भारत की। तो गीता प्रेस ये कहां पर स्थित है? आपकी गोरखपुर में। ठीक है, गीता प्रेस के ये कौन थे? अध्यक्ष थे। श्री राधेश्याम खेमका गीता प्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इन दोनों का ही संबंध भारत के किस राज्य से है? यूपी से। ठीक है, तो श्री राधेश्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह दोनों ही भारत के यूपी राज्य से संबंध रखते थे। और जो जनरल बिपिन रावत ये उत्तराखंड के थे। ठीक है, और यहाँ पे जो चौथे पर्सन है प्रभा अत्रे, ये कौन है? ये महाराष्ट्र की है। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखने वाली है और इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? अभी मैंने आपको बताया कि जो पद्म पुरस्कार है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है पद्म भूषण, इस साल कितने लोगों को दिया जाएगा? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, 17, 4, 15 या फिर 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 लोगों को। तो 17 लोगों को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से प्रदान किया जाएगा? तो इसके आपके 4 ऑप्शन दिए गए, 102, 105, 107 या फिर 110। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 107। 2022 में जो पद्मश्री है वो कितने लोगों को दिया जाएगा? कुल 107 लोगों को दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बच्चों हमें बताना है कि जो नीरज चोपड़ा है इनको पद्म पुरस्कार की जो 3 कैटेगरी है उनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका पद्मश्री। तो नीरज चोपड़ा ये कौन है? ये भाला फेंक जो खेल होता है उसके खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी जो 2020 के ओलंपिक हुए थे टोक्यो, जापान के टोक्यो शहर में, उन्होंने तो उस 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? स्वर्ण पदक भारत की ओर से जीता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक। ठीक है, या इसको हम इंग्लिश में जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। क्लियर है? और इनको कौन सा पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? पद्मश्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेताजी पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए नेताजी पुरस्कार जो है तो हमें बताना है कि इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके 4 ऑप्शन है, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, शिंजो आबे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिंजो आबे। शिंजो आबे ये कौन है? ये जापान के पूर्व पीएम थे। ठीक है, जिनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इससे पहले जो 2021 के पद्म पुरस्कार दिए गए थे, तो 2021 का जो पद्म विभूषण था, दो हजार 2021 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।
ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेताजी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, शिंजो आबे। शिंजो आबे को 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार किसने जीता है। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमें बताना है कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक, पोशाक का मतलब होता है ड्रेस, तो इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है या इस पुरस्कार को जीतने वाली जो महिला है उनका नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, भावना सिन्हा, महिमा कौर, रश्मि मल्होत्रा या फिर नवदीप कौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवदीप कौर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मेड इन अफ्रीका नामक उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बच्चों ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है इथियोपिया, तीसरा दिया गया है मिस्र या फिर चौथा है ट्यूनीशिया। ये जो चारों देश हैं ये चारों ही देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के ये देश है। और मेड इन अफ्रीका जो नाम उपग्रह को लॉन्च करने वाला जो देश है बच्चों वो क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मेड इन अफ्रीका जो उपग्रह है ये अफ्रीका महाद्वीप में पूरी तरीके से बनने वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला उपग्रह है। ठीक है, जिसको किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके चार ऑप्शन है, अलका उपाध्याय, आयशा मलिक, भावना पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयशा मलिक। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आयशा मलिक को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में $3 ट्रिलियन एम कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की पहली कौन सी कंपनी बनी है। हमें बताना है कि $3 ट्रिलियन एम कैप हिट हासिल करने वाली दुनिया की कौन सी कंपनी बन गई है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस या फिर एप्पल। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एप्पल। ठीक है, देखिए एम कैप हिट ये क्या होता है, एम का मतलब यहाँ पे मार्केट कैप, एम का अर्थ क्या है यहाँ पे, मार्केट। तो मार्केट कैप हिट हासिल करने वाली वो भी कितनी, $3 ट्रिलियन की पहली कंपनी कौन बन गई है दुनिया की, एप्पल। देखिए इससे जो एम कैप हिट है इससे यह पता लगाया जाता है कि किसी भी कंपनी की वर्तमान में जो भी जो कह सकते हैं कीमत है वो कितनी है। तो वर्तमान में एप्पल जो कंपनी है उसकी एम कैप हिट में कितनी कीमत है आपकी, $3 ट्रिलियन की। ठीक है, और इस प्रकार से इतनी कीमत वाली अभी तक की यह दुनिया की पहली कंपनी हो गई है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनाने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है। तो हमें बताना है कि वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनाने के लिए जो 5 साल का रोड मैप है इसकी घोषणा करने वाला देश कौन सा है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, चीन, रशिया या फिर अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना। तो वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनाने के लिए 5 साल का जो रोड मैप है इसकी घोषणा किस देश ने की है, चीन ने। ठीक है, और पूछा जाए आपसे कब तक के लिए, तो 2025 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देवेंद्र झाझरिया को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो हमें बताना है कि देवेंद्र झाझरिया को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। आपके चार ऑप्शन हैं,
पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका पद्म भूषण। 2022 में देवेंद्र झाझड़िया को पद्म पुरस्कार के कौन से कैटेगरी से सम्मानित किया जाएगा? पद्म भूषण से। देखिए देवेंद्र झाझड़िया ये कौन है? ये भी जो देवेंद्र झाझड़िया हैं ये भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने पैरालंपियन पैरालंपियन में अभी तक कुल 2 बार स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देवेंद्र झाझड़िया को 2022 में कौन सा पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पद्म भूषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चिरू 2022 नामक नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रशिया, चीन, ईरान या फिर उपर्युक्त सभी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस, चीन, ईरान के बीच में चिरू नामक, ठीक है, चिरू 2022 नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को किस दिन मनाया गया है? तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके, 22 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 24 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका 25 जनवरी। तो हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसके अलावा आपको बता दूं कि 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। क्लियर है? 25 जनवरी को एक तो आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और दूसरा आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा पदक देने की घोषणा की गई है? तो हमें बताना है कि परम विशिष्ट सेवा पदक जो देने की घोषणा की गई है वो किस टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी को की गई है। आपके 4 ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या फिर बजरंग पुनिया। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। और परम विशिष्ट सेवा पदक देने की भी जो बात की गई है वो किस खिलाड़ी को की गई है? नीरज चोपड़ा को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, चिली, ब्राजील या फिर पेरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरू। तो पर्यावरण आपातकाल की जो घोषणा है वो किस देश के द्वारा की गई है? पेरू, ठीक है। और इस आपातकाल को जो घोषित किया गया है उसका जो कारण है बच्चों वो क्या है कि एक टैंक था मारे डोरेकम, ठीक है। मारे डोरेकम नामक टैंक से क्या किया जा रहा था? तेल ले जाया जा रहा था और ये तेल जो था आपका ये स्पेन से पेरू की ओर ले जाया जा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ है, इस टैंक से लगभग 6000 बैरल तेल जो है आपका वो प्रशांत महासागर में गिरा है, ठीक है। प्रशांत महासागर में लगभग 6000 बैरल तेल इस टैंक से गिरा है। तो इस रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा जो है वो किस देश ने की है? पेरू ने, ठीक है। और ये जो तेल गिरा है ये पेरू देश के पास ही गिरा है, तो इसीलिए पर्यावरण आपातकाल की घोषणा पेरू देश के द्वारा कर दी गई है।
ठीक है। और देखो बच्चों, पेरू की बात आ रही है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, पेरू जो है आपका, ये आपका साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसका कंट्री है। और पेरू की जो राजधानी है बच्चों, वो क्या है, लीमा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। देखिए, हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, और इनकी जो घोषणा है वो बच्चों कब की जाती है, 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को क्या आता है, ये अभी मैंने आपको बताया, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। तो इस उपलक्ष्य में आपदा प्रबंधन पुरस्कार की हर साल घोषणा की जाती है। तो हमें बताना है कि इस साल जो यह पुरस्कार है वो किसे देने की घोषणा की गई है। पहला आपका GIDM, दूसरा है विनोद शर्मा, तीसरा ऑप्शन है आपका A और B, ऑप्शन जो है वो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि GIDM और विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए, GIDM ये क्या है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और जो विनोद शर्मा है, ये कौन है, ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो यह पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, विनोद शर्मा को। और संस्थागत श्रेणी में जो यह पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, GIDM को। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। देखिए, इफ्को के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं, इनका नाम हमें बताना है। यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिलीप संघानी, शेखर शर्मा, चंचल कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका दिलीप संघानी, ठीक है। इफ्को के जो नए अध्यक्ष हैं वो जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, दिलीप संघानी। अब देखिए, इफ्को इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। और इसके जो हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, दिलीप संघानी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। देखिए, यहाँ पे जो बात आ रही है ब्रांड एंडोर्सर, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे एम्बेसडर होते हैं, इसी प्रकार एम्बेसडर का दूसरा जो नाम है उनको एंडोर्सर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना किसे नया ब्रांड एंडोर्सर या फिर कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बच्चों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिया पुनिया, शेफाली वर्मा, मानसी जोशी या फिर दीप्ति शर्मा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि शेफाली वर्मा को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा को क्या बनाया है, अपने बैंक का ब्रांड एंडोर्सर या कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये हमारा आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। तो हमें बताना है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुनिया का अभी तक का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया है, जो कि कहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, लोंगेवाला में। तो और ये किस कपड़े का बना है, खादी के कपड़े का। तो इसको किस दिवस पर प्रदर्शित किया गया था, तो हमें उस दिवस का नाम बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, प्रवासी दिवस, पराक्रम दिवस, गणतंत्र दिवस या फिर राष्ट्रीय थल सेना दिवस। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, यानी कि राष्ट्रीय थल सेना दिवस। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय थल सेना दिवस ये हर साल हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी डे। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रवासी दिवस, तो आपको इन तीनों दिवस के बारे में बता देते हैं कि प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है।
पराक्रम दिवस ये अभी हमने अब डिस्कस किया था कि इसको हम 23 जनवरी को मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। और जो गणतंत्र दिवस है ये आप सभी जानते हैं, ये कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, तो खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, लोंगेवाला में। और कहाँ पर किस दिवस के अवसर पर इसको प्रदर्शित किया गया था, राष्ट्रीय थल सेना दिवस के अवसर पर। लोंगेवाला बच्चों ये क्या है, लोंगेवाला जो आपकी जगह है ये राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर के पास, जो पाकिस्तान की सीमा है उसके पास यह जगह स्थित है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह हमारा आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है, हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो बच्चों यहाँ हमें बताना है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी आधारशिला रखी गई है यूपी के किस शहर में रखी है। तो आपके चार ऑप्शन है, कानपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर या फिर रायबरेली। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहांपुर। ठीक है, तो इस गंगा एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी के शाहजहांपुर में रखी गई है। ठीक है बच्चों, जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी जो लंबाई होगी लगभग ये 594 किलोमीटर की लंबाई में बनाया जाएगा। ठीक है, और इस एक्सप्रेसवे का जो पर्पस है वो क्या है, देखिए जो यूपी है हमारा, यूपी की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है लेकिन पूरब से पश्चिम की लंबाई काफी ज्यादा है। तो इस जो दूरी है इस दूरी को कम समय में कवर करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे को यूपी के मेरठ के बिजौली गांव से शुरू किया जाएगा। ठीक है, मेरठ के बिजौली गांव से शुरू किया जाएगा और यहां से ले जाकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक। ठीक है, मेरठ के बिजौली गांव से लेकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक इसको बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर। और 594 किलोमीटर के साथ ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक है, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? और ये क्वेश्चन आपका यूपी जीके का यूपी करंट अफेयर्स है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप विशेष करके ध्यान रखें। तो बच्चों ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि जनवरी महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ कि आपको क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ जो आपके साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो बेहतरीन कंटेंट है उनके पास भी पहुंच सके। और आपको जो वीडियो है वो कैसा लगा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि आपने बच्चों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया जाता है इस प्रकार से इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।